तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारी जरूरत को। क्या आपको फिजिकल टॉर्चर भी किया गया आपको अरेस्ट करने के बाद? फिजिकल टॉर्चर जब मुझे पहली बार 16 तारीख को उठा के स्पेशल से ले जाया गया, मेरे बाल नोचे गए, मुझे मारा गया, मुझे पेड़ से बांध के मारा गया, मुझे जो है वो रोज़ा रखने के लिए सहरी करने नहीं दिया गया, नमाज़ पढ़ने की जो है इजाज़त नहीं दी गई। नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। और अभी हाल ही में आपने जिस तरह से देखा होगा कि 3 जो छात्र थे उनको 2 JNU के और 1 जामिया के उनको रिहा किया गया है तिहाड़ जेल से। और मेरे साथ फ़िलहाल आसिफ तन्हा जो कि जामिया के स्टूडेंट हैं और इस पूरे प्रोटेस्ट में CA NRC में किस तरह से वो उसका एक तरह से चेहरा भी रहे और 13 महीने की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार उन्हें ज़मानत दिल्ली हाई कोर्ट से मिल गई है। किस तरह से 13 महीने उन्होंने गुजारे हैं, क्या कुछ उन्होंने फेस किया है, इससे उन पर बात करेंगे और आगे वो क्या करना चाहते हैं, आगे उनका क्या रोड मैप है, किस तरह से वो अभी चीज़ों को लेकर जाएंगे, उनसे हम बात करेंगे। आसिफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सवाल आपसे यही है कि 13 महीने ज़ाहिर सी बात है कि आपके लिए बहुत मुश्किल भरे रहे होंगे और एक स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पर जो एक स्टूडेंट मूवमेंट में जो हिस्सा रहा, उसको कभी उसने ये नहीं सोचा होगा कि उसके साथ इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो पेश आएगी और इस तरह से आपको जेलों में डाला जाएगा। जब ये सब कुछ हो रहा था, क्या जहन में कभी ये डर था आपके कि ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, पूरे मोमेंट की जब शुरुआत होती है जामिया मिल्लिया इस्लामिया से और 13 तारीख को पहली मर्तबा जो है मुझे डिटेन कर लिया जाता है और बदरपुर थाने में ले जाके 4 से 5 घंटे तक रखा जाता है। और फिर उसके बाद 14 तारीख को जामिया में फिर से प्रोटेस्ट होता है, 15 को फिर अगेन प्रोटेस्ट होता है और फिर हम लोग मार्च करने के लिए निकलते हैं। तो जिस तरह से जामिया में ब्रुटलिटी हुई थी पुलिस की, जिस तरह से लाइब्रेरी में जो है जाकर स्टूडेंट को मारा गया, प्रोटेस्टर्स को मारे गए और उसके बाद जो है वो 16 तारीख को फिर से वो FIR किया और उस FIR में जो है मेरा नाम था। कई बार मुझे बार इन्वेस्टिगेशंस के लिए बुलाया जा रहा था क्योंकि वो FIR जो है वो क्राइम ब्रांच जो है वो उसको देख रहे थे, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो मुझे बार बुलाया जा रहा था, तो मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा था, मैं भागा नहीं था। और फिर जो भी ब्रुटलिटी पुलिस की हुई थी उसके बाद जो है एक पूरा मोमेंट खड़ा हुआ पूरे देश में। जो भी इंसाफ पसंद लोग थे वो तमाम लोग, महिलाएं खासकर, जामिया की वो लड़कियां, जामिया के शाहीन बाग की वो दादियां और वो तमाम औरतें जो है उन्होंने एक प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू किया और वो आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान में जो है एक शाहीन बाग के तर्ज पे जो है पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन शुरू हुआ। उसके बाद इन्होंने उस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए प्री प्लान तरीके से कई बार कोशिशें की, कभी गोलियां चलाई गई, कभी किसी को हिजाब में भेज दिया गया, कभी कमेंट्स किए गए, कभी कुछ भी किसी भी तरह के बयान आ गए। जब वो हर तरह से नाकाम हुए तो नाकाम होने के बाद उन्होंने दिल्ली में राइट्स कराए और राइट्स कराने के बाद जो है वो एलिगेशंस जो है हम लोगों पे लगाया गया कि हम लोग जो है वो दिल्ली राइट्स में जो है वो कॉन्स्पिरेसी का जो है मतलब प्लानिंग हम लोगों ने किया है और हम लोगों ने लोगों को भड़काया है, उकसाया है। और जो लोग पूरे मोमेंट के फेस थे, जो लोग आगे आके सरकार की गलत नीतियों पे सवाल खड़ा कर रहे थे, देश के लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कर रहे थे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे थे, उन लोगों को बुलाकर इन्वेस्टिगेशन के नाम पर जो है अरेस्ट करना शुरू किए। मुझे भी बुलाया गया और उसके बाद मुझे सबसे पहले 8 अप्रैल को बुलाया गया। मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किया, मेरे फ़ोन और सिम वगैरह जो है वो सीज कर ली और उसके बाद 17 मई को जो है उन्होंने मुझे अरेस्ट किया, वो भी जामिया के केस में। जब जामिया के केस में मैं अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इसमें जल्दी बेल मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन किए हैं, तो बेल का जब संभावना बना तो उन्होंने मैं दोबारा जो है दिल्ली राइट्स कॉन्स्पिरेसी केस में फॉर्मल अरेस्टिंग किए जेल के अंदर से और फिर UAPA लगाए। जब आपके ऊपर वो बीते कि 13 महीने आप तिहाड़ जेल में आप गुजारे हैं, UAPA आपके ऊपर लगाया जाए, उसकी धाराएं आपके ऊपर लगाई जाएं, तो क्या कभी जहन में कभी ऐसा सोचा था कि जिनके बारे में आप पढ़ते हैं आपके साथ भी उसी तरह का कुछ गुजर सकता है? जी, मैंने बताया ना कि ये जो पूरा मोमेंट शुरू हुआ, जिस तरह से पहली बार FIR हुआ था उसके बाद से ही ये सारी चीज़ें जहन में थी कि कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है जो सूरत हाल है। क्योंकि आप जब भीमे कोरेगांव का पूरा केस देखेंगे और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं जिस पे हम लोग मतलब अपडेट रहते थे कि किस तरह से गलत तरीके से फंसा के जो है उन पर UAPA लगा के उनको जेल में रखा जाता है। लेकिन इसका असर हम लोगों पर तब हुआ जब जामिया के कुछ साथी जो हैं और जो दिल्ली के एक्टिविस्ट साथी थे, जब उनकी अरेस्टिंग हुई, जिसमें खालिद सैफ़ी, इसरत जहाँ, ये सारे लोग जब अरेस्ट हुए तो इसके बाद ये था कि श्योर था कि कहीं ना कहीं जो है वो हमें अरेस्ट करेंगे।
क्योंकि जामिया के अंदर हम लोग बहुत एक्टिव थे। फिर मैं इंडिया में बहुत सारी जगहों पे जाके जो है सरकार की जो गलत नीति थी, जो काला कानून थे सीए उसके खिलाफ जो है हम मुसलसल विरोध कर रहे थे। तो मैं बिल्कुल, मुझे लगा कि हम तो अभी लाठी खा के भी कुर्बानियाँ दिए, आंसू गैस के गोले भी झेले, और उसके बाद जामिया की लाइब्रेरी भी तोड़ दी गई, पढ़ाई से भी जो है वंचित हुए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो है इससे बड़ी भी कुर्बानी दी जा सकती है। अगर जेल की कुर्बानी हो तो जेल की कुर्बानी भी देना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इनकलाब तभी आएगा जब तक कुर्बानी नहीं दी जाए। तो 13 महीने जो आपने जेल में गुजारे वो किस तरह के थे? क्योंकि जब आप एक आम इंसान जेल के बारे में जब सोचता है तो उसके पूरे बदन में जो है वो सिहरन होती है जेल के नाम से, और शायद लोगों को डराया ही जेल के नाम से जाता है। वो 13 महीने आपके कैसे गुजरे? शुरुआती दिनों में तो मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर जेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, और यही है डर पैदा करने के लिए कि डर जाएं, और जब यहाँ से वो निकल कर जाए। यूएपीए लगाया भी इसलिए गया था ताकि हमें डराया जा सके, 4 साल 5 साल जेल में मुझे रखा जा सके, ताकि जब वहाँ से हम निकल के आए तो पूरे तरीके से टूट जाएं, और टूटने के बाद जो है फिर दोबारा सड़कों पर उतर के आंदोलन नहीं कर सके। लेकिन कहीं ना कहीं ये चमत्कार था कि हम 13 महीने में जेल से बाहर आ गए। जेल के अंदर के सिचुएशंस थे कि खुद पे सबसे ज़्यादा आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कुछ करके आए हैं, और आप यहाँ से निकलने के बाद क्या कुछ करेंगे। जेल में आप क्या किस तरह का आपका रूटीन रहता था? क्या दिन भर, अगर एक दिन की मैं बात करूँ तो उस पूरे दिन क्या क्या होता था? किस तरह से आपका दिन बीतता था? सुबह जो है हम प्रैक्टिस मुस्लिम है, एज अ मुस्लिम हम सुबह नमाज़ पढ़ते थे। सुबह नमाज के बाद हम कुरान पढ़ते थे। जो लोग हमारे साथ में नमाज़ पढ़ते थे मैं उनको कुरान एक्सप्लेन करके समझाता था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मदरसे से था। उसके बाद सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद जो है हम फारिग होकर जो है न्यूज़पेपर आते थे, तो मैं 10 बजे से लेकर तकरीबन 2 बजे तक सारे न्यूज़पेपर पढ़ता था। सारे न्यूज़पेपर हमारे पास आते थे। उसके बाद जो है फिर से हम 1 बजे नमाज़ पढ़ते थे। नमाज़ पढ़ने के बाद खाना खा के थोड़ा सा सोते थे, फिर शाम में जो है डिस्कशन करते थे। कुछ जर्नलिस्ट थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ एडवोकेट भी बनते थे, तो उन सब से जो है डिस्कशन होता था बहुत सारी चीज़ों पे। इसके साथ रात में फिर हम पढ़ाई करते थे अपना एग्ज़ाम्स के, या फिर कोई नॉवेल्स पढ़ लिए, कोई ऐसी किताब पढ़ लिए जिससे मुझे फ़ायदा हो सकता था। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आपको फ़िज़िकल टॉर्चर भी किया गया आपको अरेस्ट करने के बाद किसी तरीके से? फ़िज़िकल टॉर्चर जब मुझे पहली बार 16 तारीख को उठा के स्पेशल सेल ले जाया गया, तो वहाँ पे मुझे फ़िज़िकल टॉर्चर किया गया। मेरे बाल नोचे गए, मुझे मारा गया। उसके बाद जब मुझे जेल में छोड़ दिया गया, मतलब 17 तारीख को जब मुझे कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद जो है जुडिशल कस्टडी में भेजने का जब फैसला आया, तो वो जब जेल छोड़े गए मुझे, तो वहाँ फर्स्ट नाइट में मेरे साथ बहुत ज़्यादा जो है वो फिज़िकली टॉर्चर किया गया। मुझे पेड़ से बांध के मारा गया। मुझे जो है वो रोज़ा रखने के लिए सहरी करने नहीं दिया गया, नमाज़ पढ़ने की जो है इजाज़त नहीं दी गई। मैंने उनसे सारे जो सेल होते हैं, सारे सेल में जो है घड़ी लगी हुई थी। मैंने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ना होता, मुझे मेरे सेल में घड़ी लगा दीजिए। उन्होंने मेरे सेल में घड़ी नहीं लगाया। मैं चिल्ला के पूछता था जो बगल में जो लोग थे, भाई टाइम बता दो, भाई टाइम बता दो, कितना टाइम हो रहा है। तो इस तरह से जो चीज़ें थी उन्होंने बहुत ज़्यादा मेंटली टॉर्चर है, और फिर फिजिकली टॉर्चर तो उन्होंने किया ही था बहुत ज़्यादा। स्टार्ट में फर्स्ट डे जब मुझे उठाया, जब मेरी अरेस्टिंग नहीं हुई थी, उससे पहले उन्होंने मारा, लेकिन जब अरेस्टिंग हो गई तो उसके बाद उन्होंने मतलब कि फ़िज़िकल टॉर्चर नहीं किया। मेंटली प्रेशर बनाते हैं चीज़ों को लेके कि आप इस तरह के जो है चीज़ें करो, अपना जो बयान है वो इस तरह से दो, ये करो, इनके खिलाफ विटनेस बन जाओ, अप्रूवल बन जाओ, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ये मेंटली टॉर्चर होता है। या फिर आपका कनेक्शन यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ कर देंगे, आपको इतने समय जेल में रहना पड़ेगा। इस तरह की जो है चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में आती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में नहीं मारते हैं। और जो पीसी रिमांड में, पुलिस रिमांड में होते हैं तो वो नहीं मारते हैं, लेकिन जेल में जो है, क्योंकि जेल एक अलग डिपार्टमेंट है और पुलिस का जो एजेंसी है वो एक अलग डिपार्टमेंट है। तो क्या आपके फेलो जो और अभी प्रिजनर्स हैं, क्या उनसे आपकी मुलाकात होती थी? और आप लोग 3 जो हैं रिहा हो गए, लेकिन बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो जेल के अंदर हैं। क्या आप उनकी लड़ाई आप लड़ेंगे? क्या आप उसका चेहरा बनेंगे? क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले दिन और मुश्किल हो सकते हैं? देखिए 3 लोग अभी हम लोग बाहर आए हैं, और आगे का जो लड़ाई है अभी बहुत सारे ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स चेहरा नहीं बनेंगे। कोई चेहरा नहीं, मतलब कि चेहरा बनने के लिए यहाँ पे हम लोग जो है लड़ाई नहीं लड़ते हैं इंसाफ, हमें चेहरा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब लोग इस तरह से आपके बारे में ट्वीट करते हैं या लिखते हैं, कहते हैं कि हमारा लीडर, तो किस तरह से आप महसूस करते हैं उसको? वो उनका मोहब्बत है, प्यार है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे अगर काम लेना चाहे तो हम उनके साथ मिलकर, लीडर नहीं, हम उनका भाई और उनका साथी बनकर जो है उनके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ चलें, और साथ में जो है वो संघर्ष को जारी रखें। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस आपकी कोई? पॉलिटिकल क्या है, ये पॉलिटिक्स ही है ऑलरेडी, क्योंकि जो पॉलिटिक्स हो रही है उस पॉलिटिक्स को सही करने की पॉलिटिक्स हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल ही है सब, सारा पार्टी के साथ नहीं, किसी पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है। आगे क्या होता है अल्लाह मालिक है। अभी तो जो साथी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, वो अभी जो भी साथी जेल में हैं, उनके लिए पहले जो है हम सब लोग बात करके
जैसे आपने कहा जो लोग लीडर लिखते हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि आप आओ, साथ मिलकर हम उनको बाहर रिहाई के लिए जो है वो एक ऐसा मोमेंट खड़ा करें। अभी कोविड की वजह से हम सड़कों पे नहीं आ सकते हैं, लेकिन जो है हम ऑनलाइन और ऑन लोकेशन प्रोटेस्ट हम कर सकते हैं और उसके लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपसे लास्ट मेरा सवाल कि जब आपकी ज़मानत हुई तो आपकी वालदा का किस तरह का रिएक्शन था? हमने बहुत इमोशनल पिक्चर्स आपकी देखी हैं। उससे पहले जब आपकी ज़मानत नहीं हुई थी तब हमने देखा था कि आपकी वालदा जो हैं वो कितनी बहादुरी से सामने आती थी और कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो कमज़ोर पड़ी हैं। तो क्या आपको लगता है कि वो भी आपकी एक बहुत ताकत है? और क्या इस तरह की और एग्जाम्पल जो है सामने आते हैं? क्योंकि अक्सर ये किया जाता है कि अगर घर के एक फ़र्द को अगर अरेस्ट कर लिया जाए तो बाकी सारे फ़र्द जो हैं वो ऐसे ही टूट जाते हैं और फिर बहुत मुश्किल होता है उस फैमिली को खड़ा हो पाना। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं देखा है, आपकी वालदा जो है बहुत ताकत से सामने आई हैं। बिल्कुल। मेरी क्या सोच है, मैं क्या कुछ करता हूँ, क्या कुछ कर रहा हूँ, सोशल मीडिया का ज़माना है, अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस भी लगाता हूँ तो वो उनको खबर हो जाता है कि हम क्या कुछ कर रहे हैं, कहाँ हैं, किन के लिए बोल रहे हैं। तो उनको सब कुछ पहले से पता था कि हम एक्टिविज़म कर रहे हैं लोगों, क्योंकि हम नजीब के मोमेंट से बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तब से अपडेट थी कि ये क्या कुछ कर रहा है। तो मेरी अम्मी कहती थी ये भी एक करने का वक्त है, लेकिन साथ में पढ़ाई भी करो, मतलब पढ़ाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मेरे फादर बोलते थे अगर नहीं पढ़ोगे तो बोल नहीं पाओगे तुम, तो ज़रूरी है कि तुम पहले पढ़ाई करो और साथ में ये भी करो। तो वो शुरू से मेरे साथ जो है वो सपोर्ट में खड़े हुए थे, कभी मुझे रोकने की कोशिश नहीं की। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं कुछ गलत करके नहीं गया था, मैंने चोरी करके नहीं किया, डकैती करके नहीं किया, मैं कोई लड़की नहीं छेड़ा, मैं कोई फ्रॉड नहीं किया, तो मैं कुछ गलत करके नहीं गया था। तो मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हुए थे। अगर मैं गलत करके जाता तो मेरे घर वाले मेरे साथ, मेरे जो फैमिली है मेरे साथ नहीं खड़े होते। तो और फिर उनके साथ साथ वो इसलिए भी स्ट्रॉन्ग थे कि मेरा बच्चा जो है वो गलत करके नहीं गया। और हमारे उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हैं, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी जिम्मेदार हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मोरल सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, फैमिली के साथ हमेशा टच रहे। मैं जब जेल में था तो 3 महीने तक फैमिली से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया, अपनी अम्मी की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी जो है इसी तरह का सपोर्ट पेरेंट्स की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, दोस्तों की तरफ से और वो तमाम लोगों की तरफ से मिलता रहेगा जो हक, इंसाफ और संविधान पर यकीन रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि आसिफ ने किस तरह की जो बातें अभी कही हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को वो हिम्मत देंगी, हौसला देंगी। और कहीं से भी ये 13 महीने की जो जेल है, ना तो उससे उनका हौसला टूटा है, ना ही हिम्मत टूटी है और ना ही वो इरादे जिसकी वजह से उनको टारगेट किया गया था। उनका ये कहना है कि आगे भी वो हक़ और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जो अभी और जो प्रिजनर्स हैं उनको किस तरह से रिहा किया जाए, उनकी लड़ाई में भी वो कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप मुझे इंस्टाग्राम और इसके साथ ही ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आसिफ के लिए भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझे वो लिख सकते हैं।